हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण एंड वेलकम टू सुपर शिक्षा एजुकेशन दैट इवॉल्व यू। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। क्या क्या पढ़ा चैप्टर में? हमने पढ़ा अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में, हमने समझा सूचक को और पढ़ा अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अम्ल व क्षार में समानताएं। इसके बाद हम चैप्टर के बाकी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अम्ल व क्षारकों में समानताएं। सबसे पहले समझते हैं कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक कैसे अभिक्रिया करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। अम्ल व क्षार दोनों ही जलीय विलयन में अपघटित हो जाते हैं और आयन मुक्त करते हैं। आपको पता है कि जब अम्ल जल में घुलता है तो देता है H+ आयन और क्षारक जल में घुलने पर देता है OH- आयन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये मुक्त आयन विद्युत का चालन करते हैं, इसलिए अम्ल व क्षार के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। यहाँ पर एक नई बात हमें पता चल रही है कि अम्ल और क्षारक के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, यानी कि उनमें करंट बहता है। क्यों बहता है? क्योंकि अम्ल और क्षारक जल में आयन को मुक्त करते हैं और इन्हीं आयनों के कारण बहता है करंट। सबसे पहले समझते हैं अम्ल के जलीय विलयन में गुण। अम्ल जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देता है, यानी H+ आयन देता है। यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसको जब हम जल में घोलते हैं तो ये टूट जाता है H+ आयन तथा Cl- आयन में। अब क्या होता है कि जो ये हाइड्रोजन आयन है, यहाँ जो हमें हाइड्रोजन आयन मिला है, ये हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, इसलिए हाइड्रोजन आयन जल के अणु के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। यहाँ जो हमें H+ आयन मिला था, इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये स्वतंत्र रूप से जलीय विलयन में नहीं घूम सकता, इसे चाहिए एक सहारा, और ये सहारा लेता है जल के अणु का। ये H+ आयन जुड़ जाता है H2O यानी कि जल के अणु के साथ और बना देता है H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ हमें पता चला कि अम्ल के घुलने पर जो H+ आयन मिला था वो स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि जल के अणु के साथ मिलकर बना देता है H3O+ आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन। जल में अम्ल के गुण को समझने के लिए अब हम करते हैं एक एक्टिविटी में हम प्रूव करेंगे कि जल में अम्ल का विलयन विद्युत का चालन करता है। इसके लिए हम लेंगे एक बीकर और बीकर में हमने लिया एक सॉल्यूशन, तनुकृत अम्लीय विलयन। तनुकृत अम्लीय विलयन मतलब वाटर ज़्यादा और एसिड कम। उसके बाद हम बीकर में रख देंगे एक रबर का कॉर्क और उस पर अटैच कर देंगे 2 कील को, और इन कील के सिरे से हम जोड़ देंगे एक तार को, और तार से हमने जोड़ा एक 6 वोल्ट की बैटरी को, एक विद्युत बल्ब को और एक स्विच को। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, यहाँ बल्ब जलने लगा। इससे क्या निष्कर्ष निकला? हम समझ गए कि तनुकृत अम्लीय विलयन में विद्युत का प्रभाव होता है, यानी कि करंट बहता है। क्यों बहता है? क्योंकि अम्ल जल में घुलने पर देता है आयन, H+ आयन और कोई नेगेटिव आयन, जिसके कारण ये करंट बहता है। एक्टिविटी में आगे कुछ और चीज़ों को समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तनुकृत अम्लीय विलयन की जगह हमने ले लिया ग्लूकोज। जैसे ही ग्लूकोज का विलयन लिया, हमने देखा स्विच ऑन करके बल्ब नहीं जला, कोई बात नहीं। इसके बाद हमने डाला अल्कोहल। अल्कोहल का विलयन लेने पर भी स्विच ऑन करने पर बल्ब नहीं जलता। तो हमने निष्कर्ष निकाला कि ग्लूकोज और अल्कोहल के विलयन में विद्युत का प्रभाव नहीं होता है, जैसा कि अम्लीय विलयन में होता था। क्योंकि अम्लों में धनायन H+ तथा ऋणायन होते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रभाव होता है। अब आगे देखते हैं, एक्टिविटी अभी बाकी है। अब हमने क्या किया, हमने विलयन को फिर से चेंज कर दिया और इस बार हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, और जैसे ही हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लिया, स्विच ऑन किया, बल्ब जलने लगा। तो हम समझे कि हाँ, क्षारक डालने पर भी करंट का फ्लो होता है। इसके बाद हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक क्षारक है। इसके विलयन में भी स्विच ऑन करने पर करंट का फ्लो होता है, यानी विद्युत धारा का प्रभाव होता है। इससे निष्कर्ष निकला कि क्षारकों में ऋणायन OH- तथा धनायन होते हैं, जिसके कारण विद्युत का प्रभाव होता है। तो अम्ल और क्षारक दोनों के ही जलीय विलयन विद्युत का प्रभाव करते हैं, और यही हमारा निष्कर्ष है अम्ल और क्षारक के जलीय विलयन के लिए। अब जलीय विलयन में क्षारक के गुणों को नोट कर लेते हैं। क्षारक जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन
OH नेगेटिव आयन देता है। उदाहरण लीजिए NaOH का, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हमने घोला जल में तो ये टूट गया Na पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयन में। जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। यहाँ आप फिर से क्षारक और क्षार में अंतर समझ लीजिए कि जो क्षारक जल में घुलनशील होगा उसे हम कहेंगे क्षार, इंग्लिश में एल्काइली। कुछ और उदाहरण से समझिए। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम घोलते हैं जल में तो ये टूट जाता है K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में। एक और उदाहरण लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। जब इसको हम घोलते हैं जल में तो ये टूट जाता है Mg2+ तथा 2OH नेगेटिव आयन में। तो निष्कर्ष निकलता है कि सभी क्षार जल में घुलने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं। कोई भी क्षार होगा अगर उसे जल में घोलेंगे तो वो देगा OH नेगेटिव आयन और कोई धनायन। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आप ध्यान रखेंगे कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है। क्षारक का स्पर्श साबुन की तरह होता है, स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संक्षारक होती है, यानी किसी चीज़ का क्षरण कर सकते हैं, यानी उसे नष्ट कर सकते हैं। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है और लैब में प्रयोग करते हुए हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अब हमने जल में अम्ल के गुण को समझ लिया, पर एक सवाल उठता है कि क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? आपने जितने भी अम्ल देखे अभी तक, चाहे वो HCl हो या H2SO4 हो, वो जलीय विलयन अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। अब अगर वो किसी दूसरी अवस्था में हो, माना गैसीय अवस्था में हो, तब भी क्या वो आयन उत्पन्न करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे HCl गैस का निर्माण। HCl को अभी तक आपने केवल जलीय विलयन अवस्था में ही देखा। यहाँ हम HCl का गैस के रूप में निर्माण करेंगे और देखेंगे कि इस रूप में क्या वो आयन उत्पन्न करता है या नहीं। इसके लिए हम करते हैं एक एक्टिविटी, बहुत सिंपल एक्टिविटी। एक्टिविटी में हम लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब में हमने लिया सोडियम क्लोराइड। ठोस अवस्था में हमने सोडियम क्लोराइड को लिया और हमने इसमें ऐड किया ड्रॉपर से H2SO4। H2SO4 मिलता है सोडियम क्लोराइड से और परख नली में निर्माण होता है एक गैस का जिसका नाम है HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। एक्टिविटी में परख नली को हमेशा चिमटे की सहायता से पकड़ेंगे ताकि एक भी एसिड की बूंद हाथ को ना छुए, क्योंकि इससे हाथ जल सकता है। एसिड और बेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इन सब को आप करेंगे अपने टीचर की गाइडेंस में, कभी भी खुद से नहीं करेंगे। अब क्या होता है कि परख नली में जो गैस बनी है ये बाहर ना निकल जाए, इसलिए हम यहाँ पर लगा देते हैं एक कॉर्क, और कॉर्क से हम जोड़ते हैं एक निकास नली जिससे HCl गैस इसी निकास नली से बाहर आए। अब इस गैस के संपर्क में हम लेकर आएंगे एक लिटमस पेपर को और यहाँ पर अभिक्रिया देखेंगे HCl की गैस की और लिटमस पेपर की। हमने देखा था कि जब लिक्विड फॉर्म में होता है HCl तो ये नीले लिटमस पेपर को कर देता है रेड, परंतु यहाँ पर जब HCl गैस के रूप में लिटमस पेपर से मिला तो उसने उसके कलर को नीले से लाल नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब HCl जलीय विलयन अवस्था में होता है तो वो टूट जाता है आयनों में, H+ आयन और नेगेटिव आयन। H+ आयन के कारण ही लिटमस पेपर का रंग नीले से हो जाता है लाल। अब यहाँ पर गैसीय रूप में HCl को जल का अणु नहीं मिला, जिसके कारण वो H+ आयन नहीं बना पाता और नीले लिटमस पेपर का रंग लाल नहीं हो पाता। अब हम क्या करते हैं, इस लिटमस पेपर को हम गीला कर देते हैं, यानी आर्द्र लिटमस पेपर को लेते हैं। अब क्या होता है, HCl को मिल जाता है जल का अणु। कहाँ से मिलता है? इस गीले लिटमस पेपर से। और जैसे ही HCl को जल का अणु मिलता है वैसे ही वो आयनों में टूट जाता है, H+ आयन बना लेता है और H+ आयन बनते ही नीले लिटमस पेपर का रंग हो जाता है लाल। तो हम समझ गए कि लिटमस पेपर का रंग बदलने के पीछे आयनों का टूटना होता है। तो प्रयोग से हम समझे कि अम्ल केवल जलीय विलयन अवस्था में ही आयन उत्पन्न करते हैं, दूसरी अवस्था में आयन उत्पन्न नहीं करते, जैसे HCl ने गैसीय अवस्था में आयनों को उत्पन्न नहीं किया। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। आप समझ गए हैं ये बात। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो पाते, ये हम अभी देख चुके हैं। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, ये जल के अणु के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए हमें H+ आयन के आगे एक्वस लिखना चाहिए, जलीय विलयन अवस्था लिखना चाहिए,
क्योंकि H प्लस आयन स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, और H प्लस आयन की जगह हम इसे H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं। तो शुरुआत में जो हमने सवाल पूछा था कि क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, तो इसका जवाब था कि यस, अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। अब समझिए अम्ल और क्षार के एक और फिनोमिना को, जिसे हम कहते हैं उदासीनीकरण। क्या होता है, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को कर देते हैं निष्क्रिय। उदाहरण से समझिए, एसिड और बेस आपस में मिले तो बना सॉल्ट और वाटर। समीकरण क्या कहती है कि यह है कोई एसिड और यह है बेस। एसिड में होता है H+, बेस में होता है OH नेगेटिव, और जो बचे हुए आयन हैं वो मिल गए आपस में और इन्होंने बना दिया सॉल्ट। ये MX जो आप देख रहे हैं ये सॉल्ट बन गया। अब क्या बचा था, H+ बचा था, OH नेगेटिव बचा था, ये मिल गए आपस में और बना दिया HOH जो है जल का अणु। उदाहरण लीजिए HCl तथा NaOH का। HCl का Cl और NaOH का Na आपस में मिल जाएंगे और बना देते हैं NaCl। बचा क्या था, H+ और OH नेगेटिव, ये दोनों भी आपस में मिल गए और बना दिया H2O वाटर मॉलिक्यूल। तो हमने सीखा कि H+ आयन तथा OH नेगेटिव आयन मुक्त अवस्था में नहीं रहते, तुरंत एक दूसरे से मिलकर बना लेते हैं जल का अणु। अब हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जब हमने अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाया तो लवण और जल बन गया, यानी कि जो नया विलयन बना उसमें न तो अम्ल रह गया और ना ही क्षारक रह गया। तो अम्ल और क्षारक का प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो गया और इसी प्रक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। अब चैप्टर की सबसे जरूरी बात कि जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते समय क्या सावधानी रखें। अगर आप जल लेते हैं और आपके पास अम्ल और क्षारक हैं और आप मिलाते हैं जल को अम्ल में इस तरीके से, या फिर आप उसे मिलाते हैं क्षारक में इस तरीके से, तो ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से अगर आप जल को अम्ल और क्षार में मिलाएंगे तो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिससे बीकर टूट सकता है, कांच इधर उधर बिखर सकता है और आसपास आग भी लग सकती है। इसलिए हम इस तरीके से कभी भी जल को अम्ल या क्षारक में नहीं मिलाएंगे। तो सही तरीका क्या है? आप कभी भी जल को अम्ल या क्षारक में नहीं मिलाएंगे, बल्कि जल में मिलाएंगे अम्ल को या क्षारक को। और कैसे मिलाएंगे? आप जल लेंगे और उसमें धीरे धीरे शेक करते हुए मिलाएंगे अम्ल को या क्षारक को, इस तरीके से। फिर से देखिए, आप लेंगे जल और उसमें धीरे धीरे मिलाएंगे अम्ल या फिर क्षारक को, इस तरीके से। ये तरीका बिल्कुल सही है। इस क्रिया में भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, लेकिन वो नियंत्रित मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, पर इसमें भी बिल्कुल हम सावधानी रखेंगे। इसके अलावा आप एसिड या बेस के कंटेनर पे एक निशान देखेंगे, इस तरीके का निशान, जिसका मतलब होता है इस कंटेनर में जो लिक्विड है वो खतरनाक है, वो हाथ या अन्य चीज़ों को जला सकता है, गला सकता है। इन्हें सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें। तो हमने निष्कर्ष निकाला कि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब एक अम्ल या क्षारक को जल में मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता घट जाती है। इससे अम्ल या क्षारक का तनुकरण यानी कि डाइल्यूशन होता है। तनुकरण या डाइल्यूशन क्या है? अगर आपको किसी क्षार की सक्रियता या किसी अम्ल की सक्रियता को कम करना है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए। जैसे कि अगर आप नींबू पानी बनाएं और उसमें चीनी ज़्यादा हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़ा और पानी मिला देंगे तो मीठापन कम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम अम्ल और क्षारक के विलयन में जल की मात्रा को अधिक रखते हैं तो उनकी सक्रियता या उनकी तीव्रता कम हो जाती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में हम आगे के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, पर तब तक के लिए आपके पास एक सवाल है और इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके देंगे। सवाल है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो आपको देना है इसका जवाब। जब तक अगला वीडियो आए तब तक आप पढ़ते रहें और लेते रहें सुपर शिक्षा। थैंक यू।